आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय सुमन बैरी साहब, आदरणीय रमेश चांद जी, आदरणीय परमेश्वर अय्यर जी, डर्क स्टेफेस जी और नीलम पटेल जी, डॉक्टर ए.के. सिंह जी, नाबार्ड से आए सुखविंदर जी और इस मौके पर उपस्थित सभी वैज्ञानिक गण, नीति निर्माता गण और विषय से जुड़े सभी महानुभाव, आज निश्चित रूप से नीति आयोग और BMZ दोनों ने मिलकर बहुत ही सामायिक विषय पर यह विमर्श आयोजित किया है। मैं इस विमर्श की सफलता के लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि कृषि का क्षेत्र भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि के क्षेत्र में चुनौतियां लगभग एक जैसी हैं। किसी जगह कम होगी, किसी की जगह ज़्यादा होंगी, लेकिन यह क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है। कृषि के क्षेत्र को मदद करने की दृष्टि से सरकारें समय समय पर काम करती हैं, सहायता भी करती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसान का परिश्रम तब हार जाता है जब मौसम की मार उसे झेलना पड़ती है। और इसलिए कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उनका समाधान निरंतर रूप से करते रहने की आवश्यकता हमेशा प्रतीत होती ही रहती है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि कृषि के क्षेत्र वर्तमान परिस्थितियों में एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी तरफ भविष्य की पीढ़ी आकर्षित हो, यह हम सबकी आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए खेती में स्थिरता हो, टिकाऊपन हो, तकनीक का समर्थन हो, निरंतरता हो और किसान को वाजिब मुनाफा भी मिल सके, यह निश्चित रूप से अत्यंत आवश्यक है। एक समय था जब हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित थी और उस समय अच्छी उत्पादकता के बीज ईजाद हों, रासायनिक खाद का प्रयोग हो, इस पर विचार किया गया और निश्चित रूप से इसके उपयोग से सकारात्मक परिणाम भी आए। हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई और जो आवश्यकता खाद्यान्न बागवानी फसलों की थी उसको काफ़ी हद तक दूर करने में हम लोग निश्चित रूप से सफल हुए हैं। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि धरती के भी स्थिति ठीक वैसी है जैसे मनुष्य की होती है। मनुष्य स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, समय समय पर चेकअप होता रहे और समय समय पर उसको इलाज मिलता रहे, जिससे उसके जीवन की निरंतरता बनी रहे और लगातार वो अपने जीवन का उपयोग समाज और देश के हित में करता रहे। ठीक वैसे ही कल्पना धरती के बारे में है। धरती का हम प्रकृति के अनुसार
दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत अगर भूमि का शोषण करने की कोशिश की तो इसके निश्चित रूप से परिणाम आने वाले कल में कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। जैसी कि परिस्थिति आज दुनिया भर में है, रासायनिक खेती और बाकी सब चीज़ों के कारण निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति का दौर भी है और ऐसी परिस्थितियां भारत को तो चिंतित करती हैं, लेकिन सारी दुनिया को चिंतित करने वाली हैं। मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होना यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गंभीर बात है और इसलिए विश्व स्तर पर भी इन दिनों चिंता हो रही है और विशेष रूप से भारत में प्रधानमंत्री जी इस दिशा में चिंतित भी हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और इसलिए समय समय पर वो चिंता भी करते रहते हैं, कार्यक्रमों का सृजन भी करते रहते हैं, योजनाओं पर भी काम करते रहते हैं और उसका सदपरिणाम आने वाले कल में आए, इस बात की भी निश्चित रूप से कोशिश होती रहती है। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में भारत और जर्मनी दोनों मिलकर इस गंभीर परिस्थिति का हल ढूंढने में सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इससे पहले भी जो प्रयत्न हुए हैं और अब जो MOU है उस पर कार्य समूह बनाकर जो निरंतर प्रयत्न होगा उसके सदपरिणाम भी सामने आएंगे। इस परिस्थिति से देश और दुनिया बचे, इसके लिए भारत ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती को फिर से अपनाया है। यद्यपि ये विधा हमारी पुरातनकालीन विधा है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ पूरा तालमेल करने वाले लोग रहे हैं और इसलिए ये हमारी पुरानी विधा थी, लेकिन धीरे धीरे ये विधा से हम दूर हुए और आज फिर से प्राकृतिक खेती की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए भारत ने योजना भी बनाई है। लगभग 1578 करोड़ रुपया बजट में इसके लिए प्रावधान रखा गया है और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। फिर हमारे अनुसंधान परिषद हो, कृषि विज्ञान केंद्र हों, हमारे कृषि विश्वविद्यालय हों, महाविद्यालय हों, सभी लोग चौतरफा इस बात की कोशिश कर रहे हैं और नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भी कृषि मंत्रालय राज्यों के साथ सहयोग करके इस परियोजना को गंगा जी के किनारे भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक लगभग 4,78,000 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाई गई है। अब देश भर में इस पर काम शुरू हो गया है। फिर आंध्र प्रदेश हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी राज्यों में अनेक अनेक नवाचार किए जा रहे हैं प्राकृतिक पद्धति खेती को बढ़ाने के लिए। इसमें लागत भी कम है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी हम कायम रख सकते हैं, स्वच्छ उत्पादन भी कर सकते हैं और किसान को भी वाजिब दाम इससे मिल सकता है और निश्चित रूप से जो हमारी पर्यावरणीय जवाबदारियां हैं उन जवाबदारियों का भी निर्वहन करने में निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने पिछले दिनों सॉइल हेल्थ टेस्ट पर बहुत बल दिया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर लगभग 22 करोड़ किसानों को 2 चक्र में सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए और आज भी देश में सॉइल हेल्थ चेकअप के लिए 500 के लगभग स्थायी लेबोरेटरीज बनाई गई, चलित लेबोरेटरीज बनाई गई, छोटी लैब बनाई गई और गांव स्तर पर भी लैब बनाई गई हैं, जिससे सॉइल हेल्थ टेस्ट की
रफ़त बढ़े और किसान सॉइल हेल्थ की रिकमेंडेशन को माने और अपनी खेती को निश्चित रूप से वो बचाने में सफल हो पाए। इस दिशा में भारत सरकार बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की दिशा में हम राज्य सरकारों के माध्यम से, किसानों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। आज यह तय हो गया है कि कुल मिला के रासायनिक खेती से जो उत्पाद है वह मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करता है, भूमि को तो प्रभावित करता ही है, और इसलिए ये प्रभाव कम किया जा सके, समय रहते इसका आकलन करके हम अपने रास्ते को सने सने बदल के स्वच्छ उत्पादन की तरफ बढ़ सकें और अपनी पर्यावरणीय जिम्मेवारियां, जल को बचाने के प्रति जिम्मेवारियां, उन सब का भी हम निर्वहन कर सकें। इस दृष्टि से निश्चित रूप से यह बहुत ही उपयुक्त समय है जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि नीति आयोग और VMZ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम सामने आएगा। आज भी एक कार्यशाला प्रारंभ हो रही है, इसमें विमर्श होगा, बहुत सारे सुझाव आएंगे और वो सब सुझाव निश्चित रूप से मिट्टी के क्षरण रोकने में और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। मैं पुनः कार्यशाला की सफलता के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आदरणीय कृषि मंत्री जी के बहुमूल्य विचार हमें इस दिशा में मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनके शब्द हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। मैं उनका पुनः अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, Honorable Minister. Ladies and gentlemen, the Honorable Agriculture Minister's valuable thoughts shall keep us guiding us in our endeavors, and his words shall always motivate us. Thank you very much, sir, once again. And with that, as we express gratitude to him,